हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। होप यू आर ऑल डूइंग वेल। तो गाइस, आज की कहानी बहुत ही फेमस दिल्ली का निठारी हत्याकांड। 2006 से 2007 तक इस केस ने बहुत सुर्खियां बटोरी। ये यूँ मान लीजिए कि सबसे ज़्यादा खौफनाक, सबसे ज़्यादा भयानक मामला था। इस केस को देखकर लगता ही नहीं था कि ये किसी इंसान की हरकत है, बल्कि किसी राक्षस की हरकत ही होगी, या फिर उसका काम होगा जिसके पास दिल नामक कोई चीज़ ही ना हो। इस केस ने हमें सोचने पर मजबूर कर दिया कि हमारे आस पड़ोस में, हमारे नेबर्स में क्या हो रहा है। नोएडा में निठारी नामक एक जगह है। इस जगह में एक साइड पर पॉश एरिया, जिसे कि सेक्टर 31 कहते हैं, जहाँ तमाम अमीर लोग रहते हैं, और दूसरी तरफ स्लम एरिया, यानी कच्चे मकानों में रहने वाले गरीब लोग जहाँ रहते हैं। कोई वर्कर है, कोई ड्राइवर है, वर्किंग क्लास जहाँ रहती है, स्लम एरिया। अब इस कहानी के दो मेन कैरेक्टर्स मुनिंदर सिंह पंडेर और सुरिंदर कोहली। 2005 में मुनिंदर सिंह ने निठारी के पॉश एरिया में D5 नंबर एक कोठी ली। बेसिकली वो चंडीगढ़ का रहने वाला था। उसकी सारी फैमिली चंडीगढ़ में ही थी, पर वो खुद अकेला नोएडा में इसलिए रह रहा था क्योंकि वहाँ उसकी एक कंपनी थी और उसकी देख रेख करने के लिए वो नोएडा शिफ्ट हुआ। मुनिंदर एक पढ़ा लिखा आदमी था, एक हाई प्रोफाइल आदमी था, अमीर आदमी था, दिल्ली यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट रह चुका था, एक लेविश लाइफस्टाइल जी रहा था। अपने कामकाजी सिलसिले में वो ज़्यादातर फ़ॉरेन ही रहता था। खाने पीने का बहुत शौकीन था, और यूँ कि वो अपनी फैमिली से दूर रह रहा था, तो उसने अपने हाउस में एक हेल्पर रखा, सुरिंदर कोहली, जो कि उत्तराखंड के अल्मोड़ा इलाके का रहने वाला था। सुरिंदर 2000 में उत्तराखंड से दिल्ली आया। वो एक ब्रिगेडियर के घर खाना बनाने लगा, जहाँ से उसका कांटेक्ट मुनिंदर से हुआ। ब्रिगेडियर ने बताया कि ये बहुत अच्छा खाना बनाता है, उसने उसकी बहुत तारीफ़ की, तो सुरिंदर ने उसे अपने घर में एज अ कुक रख लिया। अब मुनिंदर ने सुरिंदर को कोठी के छत पर रहने के लिए कमरा दे दिया, पर जो मुनिंदर था वो अपने कामकाजी सिलसिले में, अपनी फैक्ट्री के काम के सिलसिले में ज़्यादातर घर से बाहर रहा करता था। तो उसके पीछे से सुरिंदर ही उस आलीशान कोठी में घर की मालिक की तरह रहता। जो मुनिंदर था वो काफ़ी ज़्यादा अयाशी तबीयत का इंसान था। उसके घर आमतौर पर कॉल गर्ल्स आती रहती थी, और कभी कभार तो सुरिंदर भी उसे कॉल गर्ल्स बुलाने में या लाने में मदद करता था। ये तो हो गया इन दोनों का, दोनों करेक्टर्स का मोटा मोटी इन्फॉर्मेशन, इन दोनों करेक्टर्स की कुछ बैकग्राउंड्स की। ये दिल्ली पहुँचे कैसे, नोएडा पहुँचे कैसे। अब 2015 में इस इलाके के आसपास से बहुत बच्चे गुमशुदा होने की रिपोर्ट्स आने लगी। तकरीबन 15-16 बच्चे अभी तक गुमशुदा हो चुके थे, और ये सभी बच्चे निठारी के स्लम एरिया के रहने वाले थे। अब सवाल ये कि इतने बच्चे मिसिंग हो गए और पुलिस ने कभी कुछ क्यों नहीं किया। इसका जवाब ये कि कोई भी बच्चा इनमें से हाई प्रोफाइल नहीं था। इन सब के पेरेंट्स गरीब थे, वर्किंग क्लास के थे। जब भी उनके पेरेंट्स पुलिस स्टेशन मिसिंग रिपोर्ट लिखाने जाते, तो पुलिस उनकी बात को अनसुना कर देती और उन्हें वहाँ से भगा देती, वापस भेज देती, ये कहकर कि आपके बच्चे तो वैसे ही घूमते रहते हैं, स्लम्स के बच्चे तो वैसे ही पूरा दिन इधर उधर घूमते रहते हैं, कहीं चले होंगे, आ जाएंगे वापस। वो लोग गरीब थे, उनकी कोई सुनता नहीं था, और पुलिस उन्हें यही चीज़ कह के वहाँ से भगा दी जाती थी। पर अभी तक कोई भी बच्चा अपने घर लौट कर नहीं आया था। 2 साल तक ऐसे ही बच्चे गायब होते रहे। अचानक से एक दिन एक केस सामने आया। फरवरी 2005 में रिम्पा नामक एक 14 साल की बच्ची निठारी के 13 सेक्टर से गायब हो गई। उसके पेरेंट्स ने उसे बहुत ढूंढा, आसपास सब जगहों में ढूंढा, पर जब वो अपनी बच्ची को ढूंढने में असमर्थ रहे, तो वो गए पुलिस के पास मिसिंग रिपोर्ट लिखाने। और
पहले की तरह ही पुलिस ने उन्हें वहाँ से भगा दिया। उनकी बात नहीं सुनी, उनकी बात अनसुनी कर दी। और जब उसके पेरेंट्स भी अपनी बच्ची के बारे में कुछ खबर ना लगा सके तो उन्होंने भी हार मान ली। 1 महीने बाद ही जिस जगह से रिम्पा गायब हुई थी, वहाँ कुछ बच्चे क्रिकेट खेल रहे थे। वहाँ एक पानी की टंकी थी और टंकी के नीचे एक नाली थी। बच्चों क्रिकेट खेलते खेलते उनकी बॉल उस नाली में जा गिरी। जब बच्चे उस नाली में बॉल लेने गए तो उस नाली से बहुत गंदी स्मेल आ रही थी। कोई भी बच्चा नाली में जाने के लिए तैयार नहीं था। फिर 2 बच्चे बॉल लेने के लिए नाली में चले गए और जैसे ही वो नाली की तरफ गए तो उन्होंने देखा कि वहाँ एक पॉलीथीन बैग था जिसमें से हाथ जैसा कुछ दिखाई दे रहा था और वो साइज से वो हाथ किसी बच्चे का लग रहा था। बच्चे डर गए और वहाँ से भाग गए, चिल्लाते हुए भाग गए। ये मैटर जब पुलिस तक पहुँचा तो पुलिस वहाँ पहुँच गई। बहुत भीड़ भी इकट्ठी हो गई, पर पुलिस ने तब भी ये बात अनदेखा कर दिया। पुलिस ने वहाँ खड़े 24 आई विटनेस को भी वहाँ से भगा दिया और कवर अप करने के लिए पुलिस ने ये कह दिया कि ये हाथ किसी बच्चे का नहीं बल्कि किसी जानवर का है। पुलिस ने भी वो एविडेंस उठाया और वहाँ से चली गई। स्लम और पोर्श एरिया को यही नाली डिवाइड करती थी। नाली के ठीक पीछे एक घर था, D5, वही मुनिंदर का घर। 7 मई 2006 को नंदलाल की 17 साल की बेटी पायल D5 के सामने से गायब हो जाती है। जब उनकी बेटी शाम तक घर नहीं आती तो आसपास ढूंढने लगते हैं, पूछने लगते हैं कि क्या किसी ने पायल को देखा। इसी चीज़ के दौरान उन्हें मिलता है एक रिक्शे वाला जो बताता है कि उन्होंने पायल को इसी D5 कोठी के सामने उतारा था और पायल ने उसे बाहर रुकने को कहा क्योंकि पायल ने उसे किराया नहीं दिया और उसने कहा कि तुम बाहर रुको, मैं लेकर आती हूँ। रिक्शा वाले ने कहा कि वो काफ़ी देर तक बाहर खड़ा रहा पर पायल वापस नहीं आई। उसने काफ़ी इंतज़ार करने के बाद घर की बेल बजाई तो वहाँ से बाहर आया सुरिंदर, सुरिंदर कोहली, उस घर का नौकर। और जब रिक्शा वाले ने पायल के बारे में पूछा तो उसने कहा कि वो तो कब की चली गई है। जिसके जवाब में रिक्शा वाले ने कहा कि मैं तो कब से गेट पर ही खड़ा हूँ, वो कैसे चली गई। इस चीज़ के बदले में सुरिंदर ने जवाब दिया, अरे वो तो पीछे वाले दरवाजे से चली गई थी। पर रिक्शे वाले को ये बात बहुत अजीब लगी और वो वहाँ से आ गया। जब नंदलाल को ये मालूम चला कि मेरी बेटी यहाँ से गायब हुई थी तो वो भी गया पुलिस के पास। पर सेम पहले की तरह पुलिस ने उसकी बात भी अनसुनी कर दी और उसे ये कहकर भगा दिया कि तुम्हारी बेटी एक लड़की है, भाग गई होगी किसी लड़के के साथ। लाल पूरे 1 महीने तक पुलिस के चक्कर काटते रहे पर पुलिस ने उनकी एक न सुनी। हार कर जून 2006 को उन्होंने उस इलाके के एसएसपी को बताया और एसएसपी को पता चलते ही उन्होंने इस मामले की ढंग से जांच करने के आदेश दे दिए। सबसे पहले पुलिस ने पायल का फ़ोन ट्रेस किया। मालूम चला कि उस रात तक पायल का फ़ोन उसी घर में एक्टिव था। उस घर में अकेला रहता था सुरिंदर, तो पुलिस ने शक के बिना पर सुरिंदर को उठा लिया। पर कुछ ही दिनों में मुनिंदर ने सुरिंदर को पुलिस से छुड़वा लिया। सुरिंदर उस घर में अकेला एक लड़की, एक और नौकरानी माया के साथ रहता था। मुनिंदर कभी कभार आता था सिर्फ अयाशी करने के लिए और जो सुरिंदर था वो उसकी इन सब चीज़ों में मदद करता था, कॉल गर्ल्स मिलाने में मदद करता था। तो इसी वजह से शायद मोहिंदर ने सुरिंदर की मदद की और उसे छुड़वा लिया। और जब पायल के फ़ोन के कॉल डिटेल्स निकाले गए तो ये चीज़ भी मालूम पड़ी कि पायल के फ़ोन पे लास्ट कॉल सुरिंदर का ही था। तो पुलिस ने सुरिंदर को छोड़ दिया और नंदलाल को ये चीज़ कहकर डिफेम किया कि अरे तुम्हारी बेटी तो क्या काम करती है, सबसे पहले अपनी बेटी को संभालो और तुमने ही अपनी बेटी को इस नीच काम में लगाया हुआ था।
पुलिस ने नंदलाल को डिफेम करना शुरू किया तो नंदलाल ने यही कहा कि मेरी बेटी जो भी करती थी वो हमारे घर की मजबूरी थी, पर इन चीज़ों से मेरी बेटी का लापता होने में और उसे ढूंढने में कोई मतलब नहीं पड़ता। पुलिस को उसे ढूंढना चाहिए, चाहे वो जो भी काम करती थी, पर वो मिसिंग है, मेरी बेटी गुम है और उसे ढूंढना चाहिए। दर दर की ठोकरें खाने के बाद, पुलिस के चक्कर काटने के बाद नंदलाल ने हार नहीं मानी। अब उन्होंने जाकर कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाया और अब पुलिस को तो कोर्ट की सुननी ही पड़ेगी। तो अब पहली बार पुलिस ने ये मामला थोड़ी ध्यान से सुलझाने की कोशिश की और कहानी फिर से वहीं वापस आ गई, उस पानी की टंकी पर, उस नाली पर जहाँ से ये सब चीज़ें शुरू हुई थी। अब की बार उस नाली से और भी ज़्यादा प्लास्टिक बैग्स मिले जिसमें स्कल्स, बोन्स, हड्डियाँ, इंसानी हड्डियाँ, पूरी 17 सेट मिले स्कल एंड बोन्स के, जिसमें से 11 लड़कियों के थे। अब पुलिस को तो उन्होंने कभी कोई रिपोर्ट, मिसिंग रिपोर्ट लिखी ही नहीं। पुलिस को तो जो मिसिंग बच्चे थे उनके नाम तक नहीं पता थे। बॉडीज़ की आइडेंटिफिकेशन उनके डीएनए से हो रही थी। और एक बात और थी कि उन पॉलीथीन्स में हाफ बॉडी ही थी, मतलब सिर्फ पेट से ऊपर का हिस्सा ही था। इतना दर्दनाक ये मंज़र था और ये नाली बिल्कुल D5 कोठी के पीछे ही थी। अब ये चीज़ साफ हो गई कि जो भी कुछ हुआ है मुनिंदर और कोली ने ही किया है। अब इनसे जानकारी निकालने के लिए पुलिस इन्हें उठा देती है, पर ये अपना मुंह नहीं खोलते। तो इस केस को पूरा सुलझाने के लिए पुलिस 11 जनवरी 2006 को ये मामला सीबीआई को सौंप देती है। दिन हो जाते हैं लोगों को अरेस्ट किए हुए, पर पुलिस को कोहली के अगेंस्ट कोई प्रूफ नहीं मिलता। बैग्स तो मिले उनके घर के पीछे नाली से, पर कोई प्रूफ नहीं मिला कि ये पीसेस उसने किए हैं। अब इन सब चीज़ों को पूरी प्रूफ करने के लिए मजिस्ट्रेट के सामने कोहली का कन्फेशन रिकॉर्ड किया जाता है और ये कन्फेशन बहुत ही हॉरिफाइंग था। उसका कन्फेशन लग नहीं रहा था कि ये इंसान है, लग रहा था कि ये कोई मॉन्स्टर ही है, कोई दरिंदे ही हैं, कोई हैवान ही है। कोहली अपने मालिक के लिए घर में लोगों को लाता, जिनमें से 9 लड़कियां बच्चियां थी, 2 बच्चे थे, 5 औरतें थी। ये नंबर्स कोहली ने ही बताए हैं। उसके बाद कोहली उनको मार कर उन बॉडीज़ के साथ रेप करता। उससे पहले वो उन्हें किसी चीज़ से मारता, फिर घसीटता हुआ अपस्टेयर्स लेकर जाता, खून से लिपटी हुई बॉडीज़ के साथ भी वो रेप करता और उसके बाद उन्हें बाथरूम में छोटे छोटे पीसेस में काट देता। कुछ पीसेस को वो पॉलीथीन में फेंक देता और कुछ को खुद के पास ही रख लेता। जो उसने पास रखे थे उनमें से कुछ को वो पका कर खा लेता और कभी कभार तो कच्चा भी खा जाता। 2009 फरवरी में कोहली को डेथ सेंटेंस सुनाया जाता है और दिसंबर में दोनों, कोहली और मुनिंदर को कोर्ट फांसी की सज़ा सुना देती है। इस दौरान दोनों का नार्को टेस्ट भी होता है जिसमें पुलिस के मुताबिक दोनों बहुत कॉर्पोरेटिव थे और ये चीज़ सामने आती है कि सारे के सारे कत्ल कोहली ने किए हैं और मुनिंदर को इन सब चीज़ों के बारे में कुछ नहीं पता था, उसने कोई कत्ल नहीं किया था। कोहली के अकॉर्डिंग जब मुनिंदर उन लड़कियों के साथ फिजिकल होता तो ये चीज़ें देख देख उसके मन में भी इच्छाएं जागने लगी और उसके बाद वो उन लड़कियों को मार कर अपनी सारी वाइल्ड फैंटेसीज पूरी करता। दिल्ली में ऑर्गन जो ट्रैफिकिंग होती है उस वो चीज़ें भी बहुत चल रही थी, तो पुलिस ने इस केस को उस एंगल के साथ भी जोड़कर देखा कि शायद और भी लोग इन्वॉल्व होंगे, ऑर्गन्स का बेचना वगैरह हो रहा होगा, पर ये चीज़ कट हो गई। इस चीज़ों में पुलिस को कोई भी कामयाबी नहीं मिली। मुनिंदर उस घर में गर्ल्स के साथ एंजॉय करता था तो कोहली भी इन सब चीज़ों में पड़ने लगा और एक दिन किसी लड़की ने उसकी फ़िज़िकल एबिलिटी पे कुछ कमेंट कर दिया। ये चीज़ उसे बहुत गुस्सा कर गई और उसने उस लड़की को मार डाला। बस यहीं से शुरू हो गया उसकी हैवानियत का सिलसिला।
इस इंसिडेंस ने उसे किसी किसी चीज़ को उसके अंदर स्विच ऑन कर दिया, जिसकी वजह से वो लड़कियों को, बच्चों को घर में बुलाता, उनका शोषण करता, उन्हें मार देता और फिर खा भी जाता। उसका ये हैवानियत दिन ब दिन बढ़ ही रही थी। में मेरठ कोर्ट ने मुनिंदर को 7 साल की सज़ा सुनाई और कोहली को डेथ सेंटेंस, फांसी की सज़ा। अब मुनिंदर अपनी 7 साल की सज़ा काट कर आज़ाद घूम रहा है। पहले ये भी चीज़ आई थी कि शायद मुनिंदर ने सारे कत्ल किए हों और पैसे खिलाकर या डरा धमकाकर सारा इल्ज़ाम अपने नौकर पर डाल दिया। पर जब फांसी की सज़ा मिली तो तब तो वो अपना मुँह खोल ही देता। अब इतने साल हो चुके हैं इस केस को, तो ये भी चीज़ खारिज हो गई। तो ये था पूरा दर्दनाक भरा निठारी कांड। दिल्ली का बहुत फेमस एक क्राइम केस है ये। ये केस हमें सोचने पर मजबूर कर देता है कि इंसान ऐसी मॉन्स्टर जैसी हरकतें कर सकता है। हमारे आस पड़ोस में क्या हो रहा है, हम एक इंसान को देखकर जज नहीं कर सकते कि इसके ये इंसान कैसा हो सकता है, क्या ये ऐसा कुछ कर सकता है। कभी किसी ने देखकर सोचा नहीं होगा कि ये कोहली इस तरह से इतने लोगों को मार कर काट कर खा जाता है, या मुनिंदर ऐसी हरकतें करता है। तो ये पूरी कहानी थी निठारी कांड की। अगर आपको कहानी अच्छी लगी हो, इंटरेस्टिंग लगी हो, तो लाइक करिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा ऐसी और कहानियाँ सुनने के लिए। और आपके क्या व्यूज़ हैं, आपके क्या कमेंट्स हैं इस पूरे केस पर, ये हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। थैंक यू वेरी मच।